नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। जैसा कि सब जानते हैं, लगभग एक साल जो है वो पूरा हो चुका है धारा 370 को टूटे हुए। बहुत सारे वादे थे और उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा थी लोगों को। किस हद तक वो उम्मीदें जो हैं पूरी हुई हैं, और ऐसे में कांग्रेस का ये मांग उठाना कि महबूबा मुफ्ती को अब रिलीज किया जाना चाहिए, कहां तक सही है, इस पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास पैनल है। अभिनव शर्मा जी हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के और बार एसोसिएशन ऑफ जम्मू के भी प्रेसिडेंट हैं। वरिंदर सिंह हैं जो पीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे पीडीपी के सीनियर लीडर हैं। और रविंदर शर्मा जी है, कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं जम्मू कश्मीर से। आप तीनों का स्वागत है वक्त इंडिया में। सर अभिनव जी, सबसे पहले आपसे, तकरीबन एक साल होने को आ गया। कल जो है इसकी पहली वर्षगांठ है जब 370 टूटी थी। लोगों को भी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज उम्मीदें तो हैं लोगों को, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जो स्टेटहुड ले लिया गया जम्मू कश्मीर से, उससे कहीं ना कहीं हम खुश नहीं हैं। आप इस बात को मानते हैं? देखिए, ऐसा है, 370 और आर्टिकल 35 है ये। जो पहले तो मैं 370 की बात करता हूँ। 370 जो था एक ट्रांजिशनल प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान में। तो ट्रांजिशनल प्रोविजन का आपको मतलब पता है कि टेम्पररी प्रोविजन होते हैं जी। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जब कोई एक आर्मी का सिपाही छुट्टी पे जाता है या कि उसकी ट्रांसफर होती है जी, तो 1 या 2 दिन के लिए उसको ट्रांजिट कैंप में ठहराते हैं जी। तो एक टेम्परेरी पीरियड होता है, ट्रांजिशनल फेज जी। तो 70 साल आर्टिकल 370 संविधान में रहा जी। ना ये टेम्परेरी रहा ना ये परमानेंट रहा, लेकिन डी फैक्टो ये परमानेंट रखा गया जी। अगर इसको परमानेंट रखना था 70 साल, तो फिर जिन्होंने ये बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने इसको ट्रांजिशनल नहीं लिखना था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, संविधान बनाने वाले, जिनको हम फाउंडिंग फादर कहते हैं, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और बड़ी सूझबूझ के साथ इसको ट्रांजिशनल रखा था। लेकिन जो सरकारें गवर्नमेंट में रही, पावर में रही जी, दिल्ली में जी, ये उनसे पूछना चाहिए कि आपने इसको 70 साल क्यों रखा। अगर ये 370 आज से 50 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया होता तो शायद आज जम्मू कश्मीर के ये हालत नहीं होते। 1990 की माइग्रेशन शायद हमें देखने को नहीं मिलती। अभिनव जी, मेरा सवाल ये है कि जब ये टूटी थी तब ये भी वादा था कि कुछ ही देर में जो है आप एक बदलाव देखेंगे जम्मू कश्मीर में। एक साल होने को आया है, आपने क्या बदलाव देखे हैं? विकास की आपने बात की थी कि विकास होगा, इंडस्ट्री आएगी। इंडस्ट्री तो नहीं आई, लेकिन 4G भी नहीं आया। देखिए, ऐसा है, एक साल कल होने जा रहा है जी। जब कोई इतना बड़ा बदलाव होता है जी। 5 अगस्त को 370 डाइल्यूट हुआ जी। 35 से एब्रोगेट हुआ जी। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को स्टेट रीऑर्गेनाइज हुई। जी। रीऑर्गेनाइजेशन हुई स्टेट की। 2 यूटीज कार्व आउट की गई, एक यूटी विद असेंबली J&K यूटी, एक यूटी लद्दाख विदाउट असेंबली। जी। अब इन दोनों यूटीज को एडमिनिस्टर करने के लिए, इनको चलाने के लिए सेंट्रल लॉज की एप्लीकेबिलिटी बड़ी जरूरी थी। और वो 106 लॉज जो हैं एक्ट्स, जो पहले जो J&K स्टेट को अप्लाई नहीं करते थे, वो 31 अक्टूबर 2019 के बाद अप्लाई हुए जी। तो प्रैक्टिकली ये काम करना 31 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट हुए जी। अब आप ये बताइए, एक ऐसी स्टेट यहां पे मिलिटेंसी पीक पे थी, 1990 से उग्रवाद 2019 तक खत्म नहीं हुआ था। ठीक, ये यूटी बनाना इतना जरूरी था ताकि जी होम मिनिस्ट्री के अंडर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन रहे, और सबसे पहले जरूरत जो थी वो उग्रवाद खत्म करने की थी जी। उसके बाद आप बात करते हैं 4G की और टोल प्लाजा की। देखिए, ऐसा है, ये टेम्परेरी फेजेस होते हैं। जब कोई इतने बड़े बदलाव होते हैं तो छोटी मोटी मुश्किलातें आती हैं जी। राइट। अब ये टोल प्लाजा एक आम जनता के लिए इशू है, बिल्कुल है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? देखिए, कितने प्रोजेक्ट्स यहां पे रुके थे, उनको रिवाइव किया गया, कितने नए प्रोजेक्ट्स आए। आप ये बताइए, करप्शन का लेवल कितना बड़ा था। देखो, एक आम जो शहरी है, एक आम जो इंसान है, उसको स्टेट मशीनरी के अंदर इलीगैलिटी कितनी हो रही है जी। मतलब दांगनियां कितनी हुई हैं, शायद उस इंसान को पता नहीं है। अब आप देखिए, रोज एक से एक बड़ा स्कैम अनअर्थ हो रहा है जी। एक से एक बड़ा स्कैम अनअर्थ हो रहा है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो पूरे कंट्री में था, यहां अप्लाई नहीं था। डोरी रेस्ट्रेंट एक्ट यहां अप्लाई नहीं हुआ, पूरे कंट्री में था। लैंड एक्विजिशन एक्ट यहां पे नहीं था, जो नया 2013 में सेंटर में बना, यहां पे अप्लाई हुआ। ये
बदलाव अभी कानूनी तरीके से लाए गए हैं। अब इतने बड़े बदलाव लाए गए तो ग्राउंड पे काम करने के लिए 2-3-4 साल का वक्फा चाहिए होता है। काम शुरू हो चुके हैं, साल 1.5 साल 2 साल के बाद आपको सामने ग्राउंड पे काम मिलेंगे। आपको 4 लेनिंग भी मिलेगी, आपको रिंग रोड भी मिलेगी, आपको IIM भी मिलेगा, आपको IIT भी मिलेगा, आपको एम्स भी मिलेगा, ठीक। और जो कॉरिडोर दिल्ली के लिए प्रपोज है वो भी मिलेगा। तो आपने कहा कि वक्त लगेगा। रविंद्र शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो अभिनव शर्मा जी ने कहा, क्या आप मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं उनसे? देखिए, बात यह है कि जो बहुत बड़े दावे उस वक्त किए गए थे कि 370 और 35A के हटने के बाद यहाँ पे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, मैं 4 सवाल करता हूँ और नॉर्मलसी हो जाएगी जी। कितनी उपलब्धि हुई? आतंकवाद अगर कंट्रोल में है तो आप 4G क्यों नहीं रेस्टोर कर पा रहे? हर चौथे दिन आप सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में कहते हैं कि हालात बड़े गंभीर हैं। ये पहला मौका है कि 1 साल से 4G जो है वो बंद है और आप ऑनलाइन क्लासेस और इस कोविड के संकट में भी आप रेस्टोर नहीं, वो पहला सबूत है। दूसरा, आज से कर्फ्यू लग गया, अब कश्मीर के लोग रिकंसाइल कर चुके हैं। 1 साल से आपने पाबंदी तो नहीं खत्म की। आपने कहा महबूबा मुफ्ती वो चीफ मिनिस्टर रही हैं, वो एक चीफ मिनिस्टर को 1 साल से ज्यादा आपने डिटेन किया, बाकी चीफ मिनिस्टर भी रहे, एक साहब का चीफ मिनिस्टर और भी थे जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से आए। 1 साल से मुझे तब्दीली बताइए कि कितनी बड़ी उपलब्धि। जब 2014 में मिलिटेंसी का ग्राफ ये था कि 70 मिलिटेंट बताए जाते थे, आज 250 से 300 एक्टिव मिलिटेंट बताए जाते हैं और लॉन्चिंग पैड आर्मी अफसर कहते हैं कि पार POK में 250 से 300 मिलिटेंट तैयार बैठे। कहाँ मिलिटेंसी खत्म हुई? लोगों का रोष बढ़ा और जो 80% लोग वोट प्रतिशत में हिस्सा लेते थे मिलिटेंट्स और आतंकवाद के खिलाफ खड़े होकर के, आज वो कहाँ खड़े हैं? उसका नतीजा ये है कि आज से कर्फ्यू लग गया, कश्मीरवादी पूरी सील हो गई। दूसरी बात है कि ये इतनी बड़ी घटना है, इसमें बदलाव आते कुछ चलो बदलाव 1 साल बहुत बड़ा अरसा है, बदलाव हम कहते हैं। उसके बाद आपने दूसरी बात कही कि यहाँ पे जो है बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में। 50,000 नौकरी तो 3 महीने में मिलेगी। 50,000 नौकरी के बजाय आज बता दें कि 50 नौकरी मिल गई 1 साल के अंदर। और जो प्रोसेस 2016, 17, 18, 19 में शुरू हुआ था, हालांकि JK बैंक की जिस ऑर्गेनाइजेशन वो सभी बैंकिंग के लिए सर्विस करती है, उसकी रिक्रूटमेंट हो चुकी थी, गवर्नर रूल के तहत सब कुछ हुआ, उस लिस्ट को क्रैश कर दिया गया और आपने सारी वो जो लोगों ने पैसे भी दिए थे, करोड़ों रुपये नौजवान अनएम्प्लॉयड से इकट्ठा किया जाता है, वो सारी पोस्टें आप 8,500 में या उसमें ला रहे हैं, उन सबको नुकसान है। तीसरी बात, आप कहते थे कि करप्शन पे बहुत बड़ा, हमें बताइए कौन सा बड़ा घोटाला? कई नए घोटाले और कई नई चर्चाएं आ रही हैं। इन्होंने कहा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जम्मू कश्मीर का अपना था, ये वकील हैं, और जम्मू कश्मीर में आजाद साहब के टाइम ये अमेंडमेंट हुआ कि आप प्रॉपर्टी भी सीज कर सकते हैं ड्यूरिंग पेंडेंसी। ये नहीं कि यहाँ पर करप्शन एक्ट नहीं। इनके कई बड़े नेता ये भी कहते हैं कि चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट यहाँ नहीं था, शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन नहीं थी, वो आप और मैं भी जानते हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी थी, दूसरी भी थी, क्योंकि देश को नहीं पता कई चीज़ों का। चौथी बात, आपने कहा कि फ्लड गेट्स विकास के होंगे। कोई नई इंडस्ट्री तो वो तो चलो जब आएगी तो देखेंगे, लेकिन जो चल रहे विकास कार्य थे वो भी रुक पड़े हैं 1 साल से। और जो बने हुए हाईवे हैं जिनको आपने कल तोड़ा था, उनको आपने फिर लगाया और फिर कहा कि यूटी में, इनके अध्यक्ष का बयान है कि यूटी में तो टोल प्लाजा होते ही नहीं, 31 अक्टूबर का इंतजार करिए, हम तोड़ फेंकेंगे। और उसके बाद एक के बाद एक टोल प्लाजा लग रहा है। जम्मू ने कब मांग की कि स्टेट को तोड़ दो, आपने जकाजक। अब आप कहेंगे होम मिनिस्ट्री का तो दखल नेचर होता है। आप गवर्नर रूल में तो सेंट्रल रूल ही होता है, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपने बिठा दिया, यूटी बना करके आपने भावनाओं को साथ खिलवाड़ किया। मुझे बताइए कि वो कौन सी अचीवमेंट लोगों के दिल जीते? क्या वरिंदर जी, मैं आपको डिबेट में लाऊंगा। आप इस 1 साल को कैसे देखते हैं? आपकी जो प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती, वो पिछले 1 साल से डिटेंशन में है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले 1 साल से जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो सबके सामने है। 1 साल पहले इन्होंने 370 और 35A को वालिश किया और इन्होंने कहा, जो उस वक्त जब तोड़ने के टाइम कहा कि जम्मू कश्मीर में एक नया दौर शुरू होगा, जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन आप पिछले 1 साल से देखिए कि जम्मू कश्मीर में हुआ क्या है। यहाँ बात चली है करप्शन की, यहाँ बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं कहूँ कि डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर ने डेमोक्रेसी तो खत्म कर दी। आपने 3 साहब मुख्यमंत्री जो थे उनको PSA के तहत जेल में डाल दिया, 2 को छोड़ा। महबूबा मुफ्ती जी पिछले 1 साल से जेल में है PSA के तहत, बाद में उनको घर पे शिफ्ट कर दिया गया। अगर जिस रियासत में मतलब एक चीफ मिनिस्टर ही जो है उसको PSA के तहत बंद कर देंगे तो डेमोक्रेसी ग्राउंड पे रही कहाँ? बात करते ही अभी बात हुई है करप्शन पे।
करप्शन की अगर हम बात करें तो पिछले ये आप 5-7 महीनों से देख लीजिए कि यहाँ पे रोज ही न्यूज चैनल पे, रोज ही फेसबुक पे, रोज ही सोशल मीडिया पे कि ये हालात हो चुकी है कि हर एक अफसर के बाद लोग नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अफसर हमारा फोन नहीं उठाते और जो पिछले दरवाजे से काम जो हो रहे हैं। 370 टूटने के बाद पिछला 1 साल सबसे ज्यादा अगर किसी ने सफर किया तो वो जम्मू के नौजवान ने किया है। जब इन्होंने 370 तोड़ा तो एक बात इन्होंने कही कि हम, जैसे अभी शर्मा साहब ने कहा जी, फ्लड गेट खोल जाएंगे, जम्मू कश्मीर में विकास होगा, यहाँ नौकरी आएंगी। मैं कहता हूँ आप बताइए, इन्होंने 50 की एक भी आदमी पिछले 1 साल में किसी को कोई मुलाजमत मिली हो? यहाँ इंडस्ट्री की बात की जाती है, इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में जो थी वो भी दम तोड़ चुकी है। जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री नाम की चीज जो कहते जी पहले आने वाली है, आने वाली तो दूर की बात जो थी वो भी लोग छोड़ चुके हैं। वो सबसे बड़ा जो सेक्टर जो था, जो प्राइवेट सेक्टर था जिसमें जो लोग एम्प्लॉय होते थे, तो जम्मू कश्मीर के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। और खासतौर पर मैं नौजवानों की एक बात करूं, हाँ नौजवानों के हाथ में उन्होंने जरूर दिया 370 तोड़ने के बगैर नौजवानों को, खासतौर जम्मू के नौजवान की मैं बात करूंगा, इमोशनल ब्लैकमेल किया गया कि नहीं जी हम ये करेंगे वो करेंगे। हाँ उनके हाथ में दे दिया गया एक कागज कि वो डोमिसाइल बनाओ जाके और तहसीलदार दफ्तर के बाहर खड़े हो जाए और लाइन में लग गए। और वही नौजवान आपने देखा होगा कि मड में एक तहसीलदार के ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने 200 रुपए या 500 रुपए रिश्वत ली है। और ये एक तहसीलदार की हर जगह हम देख रहे हैं। और करप्शन की बात करें जनाब, जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी तो खत्म कर दी, लीडरशिप सारी अंदर कर दी। अब आप बताइए कि डेमोक्रेसी कहां है कि एक पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में जलसे कर रही है, लेकिन जो अपोजिशन पार्टियां चाहे वो कांग्रेस है, पीडीपी, एनसीएम, पैंथर पार्टी, उन सबको पकड़ के जेल में डाला है। अगर कोई बात करता है कि आपने जम्मू कश्मीर के साथ गलत कर रहे हो तो उसको डर दिखाया जाता है पीएसए का और उसको जेल के अंदर डाला जाता है। तो जम्मू कश्मीर कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे? जो भी बात करता है बीजेपी के खिलाफ तो उसके खिलाफ पीएसए लगा दिया जाता है। महबूबा मुफ्ती पिछले 1 साल से जेल में है। देखिए, मैं अपने दोनों साथियों की बातों का इकट्ठा जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का यहां तक सवाल है, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक ही चश्मे से देखती है। जी। मेरे दोनों भाइयों ने जब बात की, कश्मीर से बात शुरू की जी, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी तीनों खित्तों को एक ही चश्मे से, एक ही मिरर से देखती जी। लेकिन ये दो पार्टी जैसी हैं, इनको पहले कश्मीर दिखता है, बाद में जम्मू दिखता है। इन्होंने भी पहले महबूबा मुफ्ती के पीएसए की बात की, इन्होंने भी महबूबा मुफ्ती की बात। इन्होंने ये बात नहीं की कि 70 साल जम्मू के साथ कितनी नाइंसाफी होती थी। जम्मू के लोग हमेशा ही इन लीडर्स के पास बेगिंग बोल लेके जाते थे, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो जम्मू के पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हों। किसी ने आज तक खड़े होके नजर से नजर, आंखों से आंखें मिला के बात नहीं की किसी कश्मीरी लीडर के साथ। इसीलिए इनकी अप्रोच रहती है पहले कश्मीरी लीडर्स को खुश करना, उसके बाद जम्मू की बात करना। अब इन्होंने बात की एम्प्लॉयमेंट की। मैं ये कहूं, आज अगर जम्मू का नौजवान सड़कों पे रेगुलराइजेशन मांग रहा है, 202 हटाने की एसआरओ की बात कर रहा है, एसआरओ 24 की बात कर रहा है, ये किसने मजबूर किया उनको? एसआरओ 24 इसका बेसिक एसआरओ है 384 2009 का। 2009 में पावर में कौन था? ठीक, 50,000 लोग इन्होंने नीड बेस्ड, सीजनल, कैजुअल, अडाक, डेली वेजर, रैबर इजरात, रैबर तलीम, रैबर खेल और क्या क्या इन्होंने लगाए। सबको अंधेरे में रखा, जम्मू के यूथ को। उनको ये सपने दिखाए कि हम आपको नौकरियां देंगे। वैकेंसीज थी नहीं, वैकेंसीज थी नहीं, और लोग अडाक, कैजुअल, नीड बेस्ड या सीजनल लगा दिए। अब वो जब कोर्ट में जाते हैं रेगुलराइजेशन मांगने के लिए, तो कोर्ट पहले पूछती है बताइए अपना इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर कहां है। उसमें कहीं नहीं लिखा होता यू आर अपॉइंटेड अगेंस्ट एन अवेलेबल वैकेंसी। अब वो सड़कों पे तनख्वाह मांग रहे हैं। इनको उन लोगों की बदसीस लगेगी जिनको ये 50-50, 52-52 साल के, 55-55 साल के लोग हो गए हैं, 46-46 रुपया महीने का लेते हैं। वो सैलरी भी इनको 6-6 महीने के बाद मिलती है। जिम्मेवार कौन? रविंद्र जी, जिम्मेवार कौन? दूसरी बात, आप ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा जी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हमारी स्टेट का था जी। हमारी स्टेट का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1888 का था जी। मेरे भाई साहब, उसके बाद कितने बदलाव हुए दिल्ली में, सेंटर में? जस्ट मैंने, मुझे पता है कितनी अमेंडमेंट हुई। सेंटर के एक्ट में जो अमेंडमेंट हुई, वहां ब्राइब गिवर भी करप्शन के दायरे में आता था। एक मिनट जी, क्योंकि आपने लोगों को सिखाया यही, ब्राइब दो, ब्राइब लो जी। एक मिनट। उसके बाद वहां पे लिखा गया 2 साल के अंदर अंदर केस का ट्रायल खत्म होगा जी। अगर 2 साल में खत्म नहीं होगा तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रीजन बताएगा कि क्यों नहीं खत्म होगा, फिर 6 साल की एक्सटेंशन मिलेगी। और 4 साल के ऊपर तो टाइम हो ही नहीं सकता जी। यहां पे 20-20 साल। अब आप देखिए,
राठौर के बेटे का स्कैम निकला, आज वो किसी ब्रिज का स्कैम निकला है। ये सब इनके किए हुए स्कैम अब अनअर्थ हो रहे हैं। 500 एम्प्लॉइज पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज पे नजर रखी जा रही है। इन्होंने वो इस रियासत की धज्जियां उड़ाई। ये जम्मू कश्मीर रियासत सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक नासूर था। मैं तो कहता हूं जम्मू कश्मीर करप्शन पे नंबर 2 पे आया। मुझे अफसोस है, परफॉर्मेंस ऑफिसर्स की और लीडर्स की इतनी अच्छी थी कि नंबर 1 पे आना चाहिए था। ठीक है, आपने बात कही, रविंदर जी इसको रिस्पॉन्ड कीजिए, कैसे? देखिए, बात यह है कि अभिनव शर्मा जी ने कहा कि कश्मीर को भी हम नजर से देखते हैं। आपने कहा था कि 370 खत्म करते वक्त कि आतंकवाद का खात्मा करना है, नॉर्मलसी रेस्टोर करनी है, 370 खत्म करना है। मैं वो पूछता हूँ, हमें कश्मीर का भी उतना फिक्र है जो जम्मू का अटूट अंग है। इस रियासत को आप कहते हैं टेम्परेरी फेज, ये वाइट मुस्लिम रियासत थी जम्मू कश्मीर की, जिसने पाकिस्तान को नहीं, उस वक्त आप शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जितना मर्जी गलत बोलो, लेकिन महाराजा हरि सिंह के साथ अगर वहां उस वक्त खड़े थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दस्तखत थे उसकी। उन्होंने यूएनओ में भी कहा कि हमने हिंदुस्तान को चूज किया सेकुलर इंडिया को, जिनाह को बुला करके जूते लगाते पाकिस्तान के सेकुलर इंडिया। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है और यूएनओ में कहा है। आप जाइए 5 फरवरी 1948 का भाषण पढ़ लीजिए और ये मत भूलिए, उसमें अगर टेम्परेरी फेज रखा गया, सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर को हमने खत्म किया, इसलिए टेम्परेरी था कि उसमें कश्मीर में कई लोग इल्जाम लगाते थे कि कांग्रेस ने 370 को खोखला कर दिया। बिल्कुल, हमने जो जायज समझा कंकरेंस ऑफ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ वो कानून लगाए और वो सारी चीजें लागू की जो जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर थी। लेकिन आपने जो किया उसका नतीजा आज नजर आता है। एक बात। दूसरी बात, आप कहते हैं आपने 2-4 बातें करा दी, जो आपके लोगों के नाम आ रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट क्यों खामोश है? जो लोग अहम सवाल है, मैं पूछूंगा इस पे। हाल ही में कुछ पूर्व मंत्री जो है बीजेपी के, उनका भी नाम आया है। सबसे पहले मैं उस पे आपका चाहूंगा रिएक्शन। ये 370 टूटने के बाद की घटना है। देखिए, ऐसा है, इन्होंने कहा सेकुलर इंडिया, मैंने उसी टाइम इनको रोका, मैंने कहा इनके लफ्ज याद रखिए। संविधान जो भारत का है उसमें लिखा है सेकुलरिज्म। इंडिया इनको सेकुलर चाहिए, जम्मू कश्मीर सेकुलर नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर के संविधान में सेकुलर शब्द गायब है, वहां पे नहीं है। जम्मू कश्मीर इंटीग्रेटेड पार्ट। सर एक मिनट बात, आप मुझे बताइए जहां अप्लाई था। सर एक मिनट बात सुनिए, आपने बोला, मैंने आपको बीच में मत रोका, मैंने नहीं रोका, लागू था। सुनिए बताएं। हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें वर्ड सेकुलरिज्म है कि इंडिया शैल बी ए सेकुलर कंट्री। लेकिन जे&के का कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी खत्म हुआ 31 अक्टूबर को, उसमें सेकुलरिज्म गायब है। इन दोनों पार्टीज ने जम्मू कश्मीर को कभी सेकुलर बनाने की कोशिश ही नहीं की, ना कागजों पे ना जमीनी सतह पे। लेकिन अभिनव जी, मेरा सवाल अब आपने बात की करप्शन सवाल है, दो सवाल हैं। एक तो मैं आपका रिस्पॉन्स जानूंगा जो पूर्व मंत्रियों के बीजेपी के नाम आए करप्शन में, और मैं एक सवाल ये भी पूछूंगा कि आपने कहा कि ये दोनों जो पार्टियां हैं उन्होंने जो है, ये इलेक्शन के वक्त भी ये कहा गया था कि बाप बेटे की सरकार है, बाप बेटी की सरकार है, फिर भी उनके साथ में रहे आप, 2.5 साल तो रहे उनके साथ, तो अब क्रिटिसाइज किया जाता है इनको। तो मतलब मुझे आप ये बताना, बीजेपी क्या स्टैंड जो है मौका दे के बदलती है? देखिए, ऐसा है, आपने पहले कोएलिशन की बात की पीडीपी के साथ। इलेक्शन होने के बाद कितने महीने सरकार नहीं बनी? लगभग 2 महीने से ज्यादा, ऑलमोस्ट 3 महीने। 3 महीने सरकार नहीं बनी। महबूबा मुफ्ती से पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिनकी सोच अलग थी, उनसे कुछ बातचीत हुई। सरकार बनाना, डेमोक्रेटिक सेटअप चलाना, जनता के मैंडेट की जरूरत थी, जनता के मैंडेट की जरूरत थी, और वो सरकार बनी। जब सरकार नहीं बनी, 2.5 साल के बाद सरकार छोड़ दी। नंबर 1। नंबर 2, हमारे लीडर्स ने खुद माना है कि 2.5 साल में हमारी मर्जी के मुताबिक सरकार नहीं बनी। क्योंकि देखिए, जब किसी की कमजोरी पकड़नी होती है उसके घर तक जाना जरूरी होता है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई होती तो शायद दिल्ली वालों को यह नहीं पता चलता कि कश्मीर में पीडीपी और कांग्रेस क्या क्या गुल खिला रहे हैं, कैसे कैसे उग्रवादियों के साथ मिलकर ये देश को कमजोर कर रहे हैं। इनकी कमजोरी पकड़ने के लिए इनके घर तक पहुंचना जरूरी था। नंबर 1।
नंबर 2, आपने बात की कि बीजेपी के कुछ लीडर्स का नाम आ रहा है करप्शन पे। आप मुझे किसी एक का नाम बताइए, किसका नाम आया करप्शन पे? मैं जवाब दूंगा। सोशल मीडिया पे ये दुनिया आप जानती है, बताइए लेकिन ना, इस वक्त किस करप्शन केस में आया? क्या आप ये मानते किस हैं लीडर- कि किस लीडर का नाम क्या आया? 370 के बाद लूट खसोट नहीं हुई किसमें? जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में 370 टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। नहीं, सरकार नहीं है। पहले यहाँ क्या गवर्नर थे, उनकी यूपी तरफ बनने से- के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जी, क्या लेकिन उनकी तरफ से क्या स्टेट के अंदर बीजेपी एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी है, इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू में है, तो आपको लगता है कि लूट खसूट 370 टूटने के बाद खत्म हो गई, जो कि एक दावा था? सुनिए बात, इस टाइम ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है जी, इसका मतलब ये नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ब्यूरोक्रेसी में भी अगर ये कह दें कि ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर ये कहते हैं अभी भी करप्शन है, ये सारी ब्यूरोक्रेसी इनकी डेवलप की हुई है। इसको इस सीरियस इशू को इतना मजाक में मत लीजिए। जी रविंदर जी, इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके बाद वापस आऊंगा आपके पास। ये बात रविंदर ये जी, है आता हूं। कि 7 साल से, तकरीबन 7 साल 2014 26 मई से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर और देश को चला रही है। इन्होंने कहा मैं वोट लेता हूं तो अभिनव शर्मा जी को छोड़ के मुझे वोट दीजिए क्योंकि ये खराब है। कल मुझे हक है वो जनता के साथ धोखा करके मैं इन्हीं के साथ दोस्ती लगा लूं। आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बाप बेटी और बाप बेटे को रोकने के लिए, उनकी सरकार को रोकने के लिए मुझे वोट दो। आपने जम्मू पे इस वादे पे वोट लिया था और 2 महीने का विलंब दे करके सरकार का गठन कहीं पहले ही बनाना था और आपने सरकार बना ली। और उसके बाद फिर कौन सा एजेंडा चला? उसी मजलिस में यहाँ मोदी जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि आतंकवादियों का मैं शुक्रिया करता हूँ। उसी दिन सरकार क्यों नहीं टूट गई जिस दिन मुफ्ती सैयद ने ये कहा कि मैं आतंकवादी पाकिस्तान और उनका शुक्रिया करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में चुनाव पुरअमन हुई। मुफ्ती सईद चले गए, महबूबा मुफ्ती के साथ आपने सरकार नहीं बनाई। जब उसने कहा कि बुरहान वानी मरना हमारा एक हादसा था, बड़ी गलती हो गई, पता होता नहीं, तो आपके उप मुख्यमंत्री ने कहा वाकई एक्सीडेंट हो गया। आपने सरकार क्यों नहीं गिराई? उस उप मुख्यमंत्री को स्पीकर भी बनाया, एक्शन क्यों नहीं हुआ? आपके दोनों मापदंड हैं। आज वो इसी की शायद सजा भुगत रही है। जो लोग, सजाद लोन आपका बहुत बड़ा साथी है, आपने तो मुख्यमंत्री बनाना शुरू कर दिया था। अगर उस वक्त महबूबा मुफ्ती दावा ना करती तो फैक्स बंद हो गया गवर्नर साहब का। इसीलिए लेकिन 2 MLA की पार्टी को बीजेपी ने बात की कि उसके बाद जो है गवर्नर रूल हुआ, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर है। आपको लगता है क्या बीजेपी आंसरेबल नहीं है उस? बीजेपी ही सारी चीजों के आंसरेबल है। जो आप अगर 370 तोड़ सकते हैं तो आप कहते हैं कि कांग्रेस की नोटिफिकेशन थी, ये कांग्रेस की ये थी, बयान थी। आप संविधान को तोड़ सकते हैं तो ये कौन सी बात थी? आप बदल देते। डेली वेजर के साथ आपने वादा किया कि हम सब क्या करेंगे 2014 में। आपने क्यों वादा किया? 6 साल से आपने उनके साथ कुछ नहीं किया। आज आप सारा चीज कहते हो वो गलत हुई थी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी थी, रिक्रूटमेंट रेगुलर नहीं हुई। ये कोर्ट में वकील है जो जानते हैं। आपने कि बीजेपी के जो लीडर हैं, इन्होंने नाम पूछे, सोशल मीडिया पे सब जानते हैं, आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सब पता है किसी एक नाम ले। मैं क्या पूरा जम्मू नाम ले रहा है? मैं आप बताते हैं, अभी आपकी विजयपुर पुलिस स्टेशन में एक FIR रजिस्टर्ड हुई है आपके फार्मर मिनिस्टर के खिलाफ कि उन्होंने लैंड ग्रैबिंग की है। आप उनका नाम तो जानते हैं, ठीक है? सोशल मीडिया पे नहीं, नाम इनका जानते हैं। सोशल मीडिया पे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, करते हैं। उसके बाद आपके एक बड़े कद्दावर नेता जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, उनके खिलाफ भी सोशल मीडिया पे आ रहा है। आपने कल से देखा होगा, कह रहे छोटा सा मकान बनाया है, तो आप उसको देख रहे हैं। बात यह है कि इन्होंने कहा हमने 2.5 साल सरकार की। इन्होंने जो 2.5 साल किया वो आज जनता के सामने आ रहा है। ये करप्शन की बात करते हैं। एक फार्मर मिनिस्टर पे ये एलिगेशन लगता है उसने 16 कनाल जमीन अपने पड़ोसी की दबा ली है। वो 3 साल से इन्हीं की पार्टी का लीडर है, वो दूसरी पार्टी का लीडर नहीं है, इन्हीं की पार्टी का वो जनरल सेक्रेटरी रह चुका है। और वो मीडिया पे कह रहा है कि मेरी ये जमीन उन्होंने दबा ली है और जिस दिन मैंने निशानदेही लेके पोल लगाए हैं तो मेरे जनाब पोल उखाड़ के तो मुझे मारा गया है। उसके खिलाफ FIR रजिस्टर हुई। दूसरी बात अभी ये करप्शन की कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो जनाब मैं आपसे पूछना, आप भी इसी शहर में हैं, जितने भी फार्मर लेजिस्लेटर हैं भारतीय जनता पार्टी के, या फार्मर मिनिस्टर हैं, वो सब सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। और जितने अपोजिशन के लीडर थे उनसे सिक्योरिटी भी वापस ली, उनके बंगले भी वापस लिए। मुझे बताइए जी कौन सी नैतिकता है?
ये कहाँ, मुझे ये करप्शन नहीं है? आप इसको मानते कि आप सरकार के बंगले में रह रहे हैं और अगर आप दूसरे फॉरेन मिनिस्टर को कहते हैं कि आप उसको छोड़ दो, तो आप खुद क्यों नहीं छोड़ते? और तीसरी बात यहाँ इन्होंने अभी जो की, इन्होंने कहा जी ये जो ब्यूरोक्रेसी है जो हमारी लगाई हुई है, ठीक है जी, हम दोनों पार्टी की जगह मान लेते हैं, तो आप तो 1 साल से रूल में हैं, आप उसको निकालिए। जो करप्ट आदमी है उसको आप देख लीजिए कि जितनी प्राइम पोस्टिंग है नीचे से लेके ऊपर तक, आप शहर में देख लीजिए, घूम घूम कर वही अफसर लगते हैं, वही अफसर यहां पे लगता है कि जो इनकी बात मानो। तीसरी बात इन्होंने कही कि इन्होंने दोनों पार्टियों ने कश्मीर से शुरू किया जी। हमने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की बात की, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरे की थी, ठीक है। हमने आपने कहा, आपने सवाल किया, हमने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की बात की, तो वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों का था। इन्होंने उनको भी जेल में डाला, इन्होंने सब कुछ किया। लेकिन इस वक्त जो जम्मू कश्मीर का पूरे हिंदुस्तान में जो चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद करेगा वो राष्ट्रवादी है, जो इनकी पॉलिसियों को अपोज करेगा भी देश हित में गलत है, वो सभी जो है वो राष्ट्रवादी नहीं है, उनके लिंक कहीं ना कहीं और जुड़ते हैं। मेरा एक सवाल यहाँ पे ये आपसे है कि अब तो 1 साल हो गया है, अब तो बीजेपी भी ये कहती है कि नॉर्मलसी हमने सुनिश्चित कर दी, जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं, तो खतरा क्या है? महबूबा मुफ्ती से क्या खतरा है? देखिए, इन्होंने कहा विजयपुर में लैंड ग्रैबिंग। मैं शर्मा साहब तो वकालत से रूबरू रहे हैं, वो लैंड ग्रैबिंग का केस नहीं है। देखिए, एफआईआर लगना एक चीज है जी। वो दोनों लीडर मेरी पार्टी के हैं, दोनों मेरे पास आए थे जी। वो डिमार्केशन का डिस्प्यूट था जी। वो डिमार्केशन का डिस्प्यूट था कि निशानदेही जिसको बोलते हैं जी, वो गलत हुई थी जी। और वहां आपकी एक मिनट सर, मैं 1 मिनट आपकी ऐड करूंगा। निशानदेही होने के बाद उस बंदे के पोल लगे थे जो रात को जाके उतार दिए गए, तो तभी तो पुलिस ने आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया, वरना कौन करता वहां एफआईआर रजिस्टर? वापस में बात जी जी। इन्वेस्टिगेशन के बाद वहां पे ये देखने में आया है कि वो निशानदेही के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक जो ओनर था उसको बाउंड्री वॉल की भी परमिशन नहीं दी थी, सिर्फ निशानदेही हुई थी। उसने बाउंड्री वॉल करने की कोशिश की, लेकिन रेवेन्यू वालों ने खुद उसको डिमोलिश, वो बाउंड्री वॉल नहीं थी, वो 1 मिनट, वो सिर्फ तारें बिछी हुई थी। वो ठीक है, ये एक इशू, डिमार्केशन का डिस्प्यूट है। बाकी और अहम इशू है, बाकी जो अहम इशू है वो है इन्होंने क्या है महबूबा मुफ्ती से। इन्होंने डॉक्टर निर्मल सिंह की बात की, उनकी कोठी से बड़ी कोठी तो मेरे ख्याल में आपकी होगी, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आप, उसमें कैमरा मार, उसमें आपसे पूछूंगा कि आपकी कोठी कहां से आई। मुझे बात बताइए, एक पटवारी ने, एक क्लर्क ने यहाँ पे कोठियां बनाई हैं, जो एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी का, वाइफ उसकी टीचर है, क्या वो एक मकान नहीं बना सकता रहने के लिए? सर, मेरे पास मकान नहीं है, मैं चोर हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सोशल सुनिए वायलेशन है तो केस आपने केस दर्ज करना था, फिर हिम्मत करिए ना, आप हिम्मत करिए। क्यों सरकार में है? हम कहां सरकार में? कौन कहता है सरकार में? बिल्कुल, आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है, एक मिनट, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं एक ऐसे पैनल में बैठा हूं जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में है। मुझे अफसोस हो रहा है इस पैनल की विजडम कितनी है। रविंद्र जी, आप बेसिस देते हैं इसकी कि आपने जब शुरू में आपने वोरा साहब गवर्नर लगाया हुआ, वो कांग्रेस के गवर्नर थे, तो आपके गवर्नर क्यों नहीं? कांग्रेस आपने लगाया, आपके गवर्नर सरकार थी, वो कांग्रेस के गवर्नर थे, सरकार थी, क्या बात कर रहे हैं? देखिए शर्मा साहब, बात यह है, होम मिनिस्ट्री के अंडर एक बात सवाल लेते हैं, एक सवाल लेते हैं, आपने होम मिनिस्ट्री के अंडर लाया। जी जी रविंद्र जी, एक बड़ा सवाल जो है, हम ना मुद्दे से भटके ना। एक अभिनव जी को मैं जवाब दूंगा जी। SRO 202 का फैसला स्टेट यूटी ने अनाउंस नहीं किया, आपके केंद्रीय मंत्री ने पहले अनाउंस किया, उसके 18 मिनट बाद स्टेट ने कहा इनकी हिम्मत नहीं है। 7 महीने से आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर कांग्रेस पार्टी को मिल नहीं सके, हमारी लिखित चिट्ठियों के बावजूद परमिशन नहीं है। आप कहते हैं हमारी सरकार नहीं है। अच्छा, तो प्रॉक्सी ना कहिए। मेरा ये सवाल अभिनव जी इस वक्त ये है, क्योंकि हम मुद्दा यही है कि अब 1 साल बाद जो है महबूबा मुफ्ती से क्या खतरा है? उमर अब्दुल्ला बाहर आ गए, सजाद लोन आ गए, PDP के बाकी लीडर आ गए, महबूबा मुफ्ती से खतरा क्या है? देखिए, ऐसा होता है, आपको महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट याद है? जी बिल्कुल। आपको गुलाम नबी आजाद की स्टेटमेंट याद है? जी। गुलाम नबी आजाद ने कहा था नरेंद्र मोदी 10 बार जन्म ले 370 नहीं तोड़ सकता, उसने पहले जन्म में तोड़ा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा था जो 35 को छेड़ेगा उसके हाथ जल जाएंगे, यहां बारूद के गोले फटेंगे। जी जी ठीक, ये लोगों के सेंटीमेंट से खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत का वो बेड़ा गर्क किया, नसूर
मैंने कहा यहां सिर्फ करप्शन थी, यहां सिर्फ मिलिटेंसी थी। करप्शन और मिलिटेंसी को कौन प्रोटेक्ट करता था? 370। ये कहते थे स्पेशल स्टेटस सिर्फ दो फैमिलीज को था, फारूक अब्दुल्ला फैमिलीज और मुफ्ती फैमिलीज। और जहां का आम नागरिक, चाहे वो कश्मीर का हो चाहे जम्मू का, वो स्पेशल स्टेटस की क्या बात कर रहे हो, उनको ऑर्डिनरी स्टेटस भी नहीं मिलता था। अब आप देखेंगे 2 साल के बाद लोगों को स्पेशल स्टेटस मिलेगा, इनको वो स्टेटस मिलेगा जो ये डिजर्व करते हैं, जो उन्होंने 70 साल में आम जनता के साथ किया। ये कह रहे हैं 10 साल में नहीं, पहले साल में 10 चलो 9 मन तेल होगा फिर राधा नाचेगी, ये कहते हैं चीफ मिनिस्टर बनेगा। जितना तेल आपने छोड़ा उसी में राधा नाचेगी। नहीं सुनिए ना, चीफ मिनिस्टर हमारा बनेगा, दूसरे दिन टोल उतारेगा। अब यही झांसा देना है। 1 साल की उपलब्धि बताइए, कितना आतंकवाद खत्म हुआ, कितने कश्मीर के लोग आप कहते हैं इमोशनली हमने जोड़ लिए, बताइए। आतंकवाद और आप दबा के रख सवाल मारिए, आप मुझे आपको अच्छा लगता है इमरान खान शूट करता है? सवाल मेरा ये है, अब जी होगी आपको हर बार पाकिस्तान पे जाना है। आतंकवाद की बात हम पाकिस्तान को नहीं समझते, आतंकवाद की बात था। 56 के पीडीपी, एनसी और कांग्रेस ने जो है यहाँ पे रूल भी किया है। इससे पहले बीजेपी का जो है पहला टर्म था ये, लेकिन ऐसे में एक चीज कही गई थी कि हम जो है अलगाववाद को दबाएंगे, पत्थरबाजी को खत्म करेंगे। और 1 साल में कहीं ना कहीं ऐसा देखने को भी मिला कि अलगाववाद जो है सैयद अली शाह गिलानी तक खुद रिजाइन कर देते हैं, ये नौबत आ जाती है। इस पे सर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या आपको लगता है? आप इनसे बाद में पत्थरबाज कांग्रेस के जवाब देने, अब कहां गए वो पत्थरबाज? जी जवाब दीजिए। 10,500 पत्थरबाज के खिलाफ FIR इन्होंने विड्रा की। ये हमारे बच्चे हैं, हमें मत कहिए बच्चे जो उमर अब्दुल्ला की सरकार में भी अंदर रखे गए। जी हमने नहीं 2014 तक छोड़े, वो आपने छोड़े, उनके खिलाफ FIR आपने विड्रा की। डबल बात मत करो। पत्थरबाज उस वक्त भी थे, आपकी सरकार में भी हुए, बहुत तबाही हुई इमरान खान के बाद। आपने कहा हादसा हो गया, उसका जवाब नहीं देते आप। और आप ये कहेंगे बड़ा नेशनलिज्म की बात करेंगे, पैट्रियटिज्म की, और पाकिस्तान को गाली निकाल करके पाकिस्तान से हमने जंगें लड़ी, पाकिस्तान का विभाजन किया। लेकिन आज 3300 बार फायर करता है पाकिस्तान, जो 110 बार फायर होता है 2014 से पहले का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। इस बार 2500 के करीब सीज फायर वायलेशन 7 महीने में हो चुका है, और उसकी हिम्मत है, और ये कर रहा है। 56 का सीना है हमारा। देखिए, मैं जो आपने एक सवाल किया था कि आप 1 साल हो गया महबूबा मुफ्ती को आपने क्यों अरेस्ट किया, उस सवाल को तो डिलीट कर दिया गया। लेकिन ये बात है कि सच, भारतीय जनता पार्टी का मसला ये है कि वो सच ना वो सुनना चाहते हैं। बोलिए आप, आतंकवाद को दबाया गया है ना 1 साल में, पत्थरबाजी की घटना तो देखिए आप इससे, देखिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, अभी इन्होंने कहा कि जो 10,000 पत्थरबाज वो हमारे लड़के हैं। जब एजेंडा, हम भी कहते हैं कि वो इस देश के नागरिक हैं। जब एजेंडा ऑफ अलायंस पे आपने सरकार बनाई तो उसमें एजेंडे में था कि हमने ये करना है, हमने हीलिंग टच पॉलिसी जो चलानी है, तो ये था ना। आपने जो आप कहते हैं की पॉलिसी, नहीं, ये तो बात कहीं थी नहीं। आप, मैं ये कह रहा हूं कि आपने खुद कहा हमारे बच्चे हैं। अगर पीडीपी कहे हमारे बच्चे तो हम मिलिटेंट, अगर ये कहे हमारे हमारे बच्चे, देशभक्त, ये एक एजेंडा है जो इस वक्त देश में सेट हो चुका है। ये एक एजेंडा है जो देश में सेट हो चुका है, और ये कहते हैं आतंकवादी तरह उठाते हैं। बात कम हुआ क्या? इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कश्मीर के युवा को यही सिखाया कि तिरंगा जलाओ, पाकिस्तान का झंडा उठाओ। बात यह है कि किसी ने जो भी वहां मेन स्ट्रीम लीडर था वो तिरंगा लेके चलता था। मैं आपको बताता हूँ, ये तो कभी इलेक्शन कैंपेन में कश्मीर नहीं गया है। बीजेपी के सुन लीजिए ना, उनको मैं कह रहा हूँ कि शेख इसकी आप सुन लीजिए कि मैं जो कह रहा हूँ समझिए, मेरा सवाल ये है, क्या 1 साल, मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, 370 से पहले भी मिलिटेंसी थी, उसके बाद भी थी, लेकिन क्या कमी आई है, नहीं आई है, उस पे बताइए। क्यों नहीं है? मिलिटेंसी तो इंसिडेंट तो रोज हो रहे हैं, आप बता दीजिए। जनरेट आकर रोज हो रहे हैं। उनको आंकड़े दिखाइए, मिलिटेंसी का ग्राफ बढ़ता और कम होता रहा। जितने मिलिटेंट इस वक्त हैं, 2014 का पहला रिकॉर्ड निकाल के आप लाइए। आप पत्रकार हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड बताइए हमारे सामने, इनके सामने, मेरे सामने, फिर सच और झूठ होगा। आज 250 से 300 मिलिटेंट बताए जाते हैं लोकल जो एक्टिव है। और 2014 में हमने जब दी थी सरकार तो 70 मिलिटेंट्स बताए जाते थे जो डीजीपी और ऑन रिकॉर्ड है। आज 250 से 300 मिलिटेंट्स पीओके में जो इन्फिल्ट्रेशन के लिए तैयार है। कितनी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुई, कितनी सीजफायर वायलेशंस हुई। आप कहते हैं आतंकवाद खत्म हो गया। इस वक्त आप थोड़ी देर के लिए अगर कहीं आपको लगता है ये तो हमेशा जंग चलती रही, बाकी मेन स्ट्रीम पार्टियां आतंकवाद के साथ होती तो हमारे अजय भारती, हमारा पीर मोहम्मद रफी जो 26 नवंबर को सरपंच और ब्लॉक परेड में मारा गया, उसका नाम कोई नहीं लेता। इनके
जो पत्थरबाज ने जोड़े वो कहते थे कि आपने अपनी बात देश दुश्मन है, जब सरकार में आ गए अपने बच्चे हो गए। आपने बताया देखिए सर, ऐसा है कुछ काम नहीं, जो रविंद्र शर्मा जी ने बिल्कुल सीधे उस पे आइए कि जो उसी का जवाब, सीज फायर वायलेशन की घटनाओं में इजाफा हुआ है, उसी का जवाब 250 मिलिटेंट, ये भी तथ्य हैं कि वो सुनिए अक्रॉस द बॉर्डर तैयार हैं सर। घुसपैठ कुछ करने में। काम इंटेलिजेंस इनपुट्स पे होते हैं जी, कितने मिलिटेंट्स अंडरग्राउंड हैं, कितने ओवरग्राउंड हैं, ना मेरे पास डाटा है, ना इनके पास है, ना होना चाहिए। जी, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास होता है जी, लेकिन इनके पास है। ये ऑप्शन एक मिनट सर, सर एक मिनट ठहरिए, आपके- सर एक मिनट ठहरिए। आपके आज इनके पूरी पास डॉक्टर बोलते हैं है, भाई। इनको अफसोस हो रहा है कि मिलिटेंसी कम क्यों हो रही है, क्योंकि मिलिटेंसी के ऐसी भाषा आप इनकी बोलते हैं। सारी सियासत मिलिटेंसी पे थी। हमारे लोग मुझे- मारे जा रहे हैं, आपके कितने किसके लोग नहीं मारे जा रहे? आप बता दीजिए। एक वसीम बारी आवाज- बॉडीगार्ड आपने दिए थे, आपने- हमारे लोग तो नहीं थे मारे जा आपने रहे। पत्थरबाजों की बात की। देखिए पिछले 1-1.5 साल से आप सबके सामने है मिलिटेंसी में गिरावट आई, मिलिटेंट मारे गए हैं, मिलिटेंट छुपे हुए फिर रहे हैं, पत्थरबाजी बिल्कुल बंद है। जी, ठीक, ये एक पॉलिसी होती है, लोग बच्चों को एजुकेट करना होता है, ठीक, और एक ट्रैक पे उनको मेन स्ट्रीम में लाना होता है। बदकिस्मती से इन पॉलिटिकल पार्टीज ने कभी भी उनको उनका फ्यूचर नहीं बताया, उनको डार्क में रखा। जी, कश्मीर में एक पॉलिसी अडॉप्ट की, जम्मू में दूसरी पॉलिसी अडॉप्ट की, बैकडोर अपॉइंटमेंट करते जाओ, वहां पत्थर मरवाते जाओ। अच्छा, अब मैं अंत में ना एक सवाल है उस पर तीनों का जवाब चाहूंगा। जम्मू कश्मीर के जो युवाओं का भविष्य आप अब आने वाले 2-3 सालों में कहाँ देखते हैं, क्योंकि आपने कहा ये बहुत ऐसी घटना थी कि कुछ वक्त लगेगा। आप जम्मू कश्मीर का 370 टूटने के बाद अब आने वाले 1-2 सालों में भविष्य क्या देखते हैं? एक अंतिम जो है आपका टेक लूंगा इस पे। देखिए, मैं जम्मू कश्मीर के युवा को हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं, ऐसी बातों में मत आए जिसमें आपका फ्यूचर डार्क हो। सब ने नौकरी ले ली, अडाक, डेली वेजर, सीजनल, कैजुअल, नीड बेस्ड, जी, लेकिन उनको कभी नहीं सुनाया गया कि आप पक्के होंगे कि नहीं होंगे। अडाक पक्के होने के लिए नया कानून बना, डेली वेजर के लिए है, अब सीजनल के लिए SRO 520 निकला है। आपको पता है जो सीजनल वर्कर है 25-25 साल हो गए उनको काम करते हुए, लेकिन अगर वो रेगुलराइज भी होंगे उनको पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, 15,000, 18,000। आप बताइए, जो 25 साल नौकरी कर चुका है। जी, फाइनल आपका मैं टेक लिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के युवा को आप तैयारी करनी होगी कि सिर्फ अगर आप ये सोचेंगे कि सरकारी नौकरी नहीं आपका फ्यूचर है तो आपकी सोच गलत है। आपको बाकी एवोकेशन भी देखने पड़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी जाना पड़ेगा। रविंद्र जी, आपका लास्ट टेक क्या है? देखिए जी, जहां तक अभी युवा की बात हुई, युवा के फ्यूचर की बात हुई, मैं जम्मू कश्मीर दोनों के आने वाले कुछ सालों में कहाँ देखते हैं जम्मू कश्मीर? जनाब, जो हमने पिछले 1 साल से देख लिया है, जो 1 साल से हमने देख लिया, हमें तो लगता नहीं है कि ये उनको कुछ करने वाले हैं। लेकिन हमारी ये भगवान से दुआ है कि कम से कम उनका कुछ हो जाए। लेकिन दूसरी बात ये हम एक और यहाँ कह दूं कि ये जो बात एम्प्लॉयमेंट की कर रहे हैं ना, बात मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के नौजवान को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी है, उनको एक कागज देकर डोमिसाइल के लिए अप्लाई करने के लिए दे दिया, और उसके साथ साथ 200-200 रुपए उनकी जेब में से लिया जा रहा है उसको बनाने के लिए। ये एम्प्लॉयमेंट इन्होंने दे दी है, ये 3 साल ये एम्प्लॉयमेंट चलाएंगे, उसके बाद आपने भी इधर होना, हमने भी इधर होना है। इनके हाथों में जम्मू कश्मीर के नौजवान का जो फ्यूचर है वो सेफ नहीं है। जी, रविंद्र जी आप बताएं लास्ट। मैं भी युवाओं को अपील करूंगा कि अभिनव शर्मा साहब की अपील को सुने, मुख्य धारा में आए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 1 साल के बाद बरसी बनाने के लिए अगर कश्मीर वादी पूरी में कर्फ्यू लगाना पड़ता है तो कितने लोग मेन स्ट्रीम में आ गए? ऐसा तो कभी नहीं होता था। इसलिए आप जो खार दिखा रहे हैं, आप कम से कम जम्मू को तो सच बोलिए कि कश्मीर वादी जो हालात हैं उसका आपको भुगतना पड़ेगा सबको, क्योंकि आपने इमोशनली जो जिस तरीके से किया है, मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी वो हालात सुधरने वाले हैं। और उसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि जम्मू के युवा भी आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो डेली वेज नीड बेस आप कहते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट हमें देखिए, लोग 500 रुपये के लिए देखते हैं, 500 रुपये के लिए लोग हमारे मजबूर करते थे। मैं उनको कहता था मत करिए, लेकिन आप तो कह रहे हो 10,000, 15,000, 18,000, 520 SRO गवर्नर वोरा ने निकाला था, वो किसी ने लागू नहीं किया 3 साल से। वो तो लागू कर लेते हैं आप, लागू है सर, उस रेगुलराइज हुआ। आप तीनों का शुक्रिया है सर, आप यहाँ पे आए, अपनी बात रखी। तो आपने आज इस खास पैनल को सुना,
370 का टूटना वाकई एक ऐतिहासिक घटना है, ये सब मानते हैं। लेकिन इसके बाद जो है ऑपोजिशन पार्टीज का अभी भी यही सवाल है कि किस जो बदलाव उन्होंने सोचा था, जो वादे किए गए थे वो मुकम्मल नहीं हुए। लेकिन बीजेपी का कहना है इसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की एक नई तस्वीर जो है लोगों के सामने आएगी आने वाले सालों में। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।